नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो मेरा बिहार एसएससी इंटर लेवल का साइंस का जो है वो सेट नंबर 22 है। ठीक है, तो ये टाइम बहुत कम है और आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था? बोल रहा क्वेश्चन कि किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था? किसका? एल्डिहाइड या एल्केन्स या फिर एल्कोहल या एसिड? तो ये जो होता है पैराफिन के नाम से एल्केन्स को जाना जाता है, एल्केन्स को जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2 होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। किसका सूत्र होता है? एल्केन का होता है। इसमें कौन आ जाता है? तो ये मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मतलब एन वाला लास्ट में जिसमें एन लगा रहेगा ये सभी इसमें आ जाएगा। तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह जो है आगे बढ़ते चला जाएगा। जिसमें एन लगा रहेगा वो एल्केन्स ग्रुप के तत्व होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है? इनमें से कौन सा एंजाइम जो होता है वो निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है? क्या थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बिन या फिर रेनिन या एपिनेफ्रिन? तो ऐसा जो होता है वो थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है, थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। रेनिन क्या करता है? तो दूध में प्रोटीन का पाचन करता है, दूध में प्रोटीन का पाचन। अगर ये रेनिन नहीं रहेगा तो हम लोग जो दूध पीते हैं वो नहीं पच पाएगा। ठीक है, एपिनेफ्रिन क्या करता है? तो ये एपिनेफ्रिन जो होता है वो हार्ट बीट, श्वास उत्तेजना, ये सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। श्वास उत्तेजना को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इतना सारा चीज बनाने के लिए जो पूछ रहा है कि किस अकार्बनिक यौगिक का प्रयोग, मतलब जिसमें कार्बन नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें तो कार्बन है तो ये नहीं होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH। इसको क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये CH4 क्या होता है? तो ये CH4 जो होता है वो मीथेन, ये मीथेन का सूत्र जो होता है वो CH4 होता है। मीथेन कहाँ पर मिलता है? तो मीथेन जो होता है वो हम लोग को धान के खेत में तथा गाय के चुगाली में देखने को मिलता है। धान के खेत और गाय के चुगाली, मतलब गाय जो मुंह चलाते रहता है ना उसी को चुगाली कहते, तो गाय के चुगाली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त निम्न में से किससे गुजरने पर अधिकतम ऑक्सीजन जो होता है, अधिकतम ऑक्सीजन को खो देता है? अधिकतम ऑक्सीजन को खो देता है मतलब रक्त जो होता है इन चार में से किससे जाएगा तो ये अपने ऑक्सीजन को खो देगा? क्या कुपिका केशिका या उत्तक केशिका या धमनियां या फिर शिराएं? तो ऐसा जो होता है वो उत्तक कोशिका से जाने से क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में खो देता है। और हम लोग ये सब क्या होता है इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब बायोलॉजी को एकदम बेसिक से पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अभी हम बताने लगेंगे सारा कुछ तो फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और ये एग्जाम डेट भी बहुत ही नजदीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। ठीक है, जिनका बेसिक नहीं क्लियर है। अगला कह रहा है कि XO, ठीक है, मतलब XO ये वाला पूछ रहा है। XO प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है? मतलब XO प्रकार का लिंग निर्धारण मतलब कि क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? क्या बंदर या ड्रोसोफिला या पक्षी या फिर
टिड्डा में। तो ये 100 प्रकार का किस में पाया जाता है, तो ये टिड्डा में पाया जाता है। पक्षी में किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, तो इसमें जो होता है वो ZW या फिर ZZ प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में क्या होता है, तो मानव में अगर हम बात कर ले पुरुष की, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो X और Y पाया जाता है, X और Y पाया जाता है। और महिला की बात कर ले तो क्या हो जाता है महिला में, तो महिला में X और X दोनों X ही रहता है। महिला का अगर X मिला और पुरुष का Y मिला, महिला का X और पुरुष का Y मिला तो क्या होगा, लड़का होगा। और इसमें क्या हो जाता है कि अगर महिला का X, क्योंकि महिला का दोनों X ही है तो महिला में तो X ही रहेगा, लेकिन इस चेंजेस के लड़का और लड़की का निर्धारण किस पे होता है, तो ये पिता के गुणसूत्र पर, कि अगर पिता के गुणसूत्र में से बाई का जो है वो मिलन हो गया माँ के गुणसूत्र में X से, तो ये लड़का होगा। लेकिन अगर X ये पिता को जो है X गुणसूत्र के मिलन जो हो जाएगा वो माँ के गुणसूत्र से, तो क्या हो जाएगा, तो ये बेटी हो जाएगी, मतलब लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो ये X और Y से क्या होता है, X और Y से लड़का होता है, और X से क्या होता है, X और X से लड़की होती है। ठीक है, मतलब महिला का X और लड़का का भी X, पुरुष का भी X, तो क्या हो जाएगा, तो ये लड़की जन्म लेगी। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तब दूरदर्शी का आवर्धन क्या होगा। अब आवर्धन का जिनको फॉर्मूला पता होगा वही जो है इसका जवाब दे सकते हैं। तो m बराबर होता है, आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर हो जाएगा फोकस दूरी, तो ये इसको F0 से डिनोट करते हैं, FO से डिनोट करते हैं, और ये नेत्रिका की फोकस दूरी को FE से डिनोट करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, तो फोकस की दूरी जो होता है वो 100 हो गया और नेत्रिका का दूरी के फोकस दूरी 20 हो गया, तो 20 × 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के सहारे जो है वो आप अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में तो अच्छे तरीके से कर ले जाइएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब एक रबर बैंड को खींचता है तो किस रूप में ऊर्जा संचित रहती है। जब हम एक रबर बैंड को खींचेंगे तो इसमें ऊर्जा तो रहेगी, तो ये किस रूप में रहते हैं, क्या स्थितिज रूप में, या फिर पेशीय ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा। जब हम रबर बैंड को खींचेंगे तो इसमें ऊर्जा तो बनेगी ही, तो ये कौन सी ऊर्जा बनती है, तो ये जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा बनती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। ये m क्या हो गया, तो ये मास हो गया, और ये g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और h क्या हो गया, तो h जो है वो ऊंचाई हो गया। और ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो हो सकता है कि आपसे जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर किसका होता है, तो ये गतिज ऊर्जा मतलब कि गति के दौरान जो ऊर्जा बनी है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, तो ये स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो ऊंचाई पर होती है। जैसे कि आप बात कर लीजिए कि फैन लटका हुआ है, तो फैन अगर चल नहीं रहा है तो उस टाइम क्या होता है, जब फैन चल नहीं रहा है तो उस टाइम उसमें स्थितिज रहता है। लेकिन जब फैन ऊंचाई पर भी है, फैन तो ऊंचाई पर रहेगा ही, तो ये अगर फैन चल रहा है और ये ऊंचाई पर भी है तो इसमें क्या हो जाता है, ये गतिज और स्थितिज दोनों हो जाता है। कि क्यों चल रहा है तो गतिज हो गया, और ये स्थितिज कैसे हो गया, तो ये ऊंचाई पर इसलिए स्थितिज हो गया। तो जिसमें स्थितिज और गतिज दोनों होता है वो जो होता है वो यांत्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मतलब ये और ये दोनों जिसमें देखने को मिलेगा तो ये क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा
उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा पदार्थ है? भारत में ऊर्जा उत्पादन मतलब कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होता है भारत में किससे प्राप्त होता है? ये यूरेनियम या कोयला या प्राकृतिक गैस या फिर खनिज तेल के द्वारा। तो ये सबसे ज्यादा जो होता है किसके द्वारा? तो ये कोयला के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के रूप में कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम कोयला की बात कर लेते हैं तो कोयला कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है कोयला। कौन कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। 2 नंबर में लिख देते लिग्नाइट, लिग्नाइट। और तीसरा जो होता है वो बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस। और 4 नंबर क्या होता है? तो 4 नंबर जो होता है वो पीट कोयला होता है, जो सबसे खराब कोयला होता है। सबसे खराब किसको माना जाता है? तो सबसे खराब जो माना जाता है वो पिट को माना जाता है। और ये सबसे अच्छा किसको माना जाता है? तो ये एंथ्रासाइट को। अब अच्छा और खराब हम किसके आधार पर कहेंगे? तो अच्छा हम उसको कहेंगे जिसमें जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना बढ़िया कोयला रहेगा, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा बढ़िया कोयला रहेगा। तो ये पीट में जो होता है वो लगभग 27% रहता है कार्बन। कितना? तो 27% रहता है। और एंथ्रासाइट की बात कर ले तो इसमें जो होता है वो 98% के लगभग में जो होता है वो कार्बन की मात्रा रहती है। लेकिन बात किया जाए कि हमारे भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जैसे कि झारखंड वगैरह बोकारो ये सब क्या होता है? कोयला खदान है ना। तो ये जो होता है वो किस प्रकार का कोयला पाया जाता है हमारे इंडिया के पूर्वोत्तर में? ये झारखंड वगैरह पूर्वोत्तर में है, ना ही उत्तर ना ही पूरब, ये दोनों के बीच में है, तो इसको हम पूर्वोत्तर कहेंगे। तो ये जो होता है वो बिटुमिनस हमारे भारत में जो होता है वो पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो यूरेनियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 92 होता है। क्या होता है? 92। और जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन, है ना। तो परमाणु संख्या बराबर कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी 92 ही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ठोस का उपयोग औषधि गोलियों वाले बोतलों में शुष्कन कर्मकों के रूप में किया जाता है? तो ये क्या? कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना या फिर सिलिका जेल का? तो ये जो होता है वो इसका प्रयोग, इसमें जो होता है शुष्कन के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? क्या चांदी, सोना, तांबा या स्टील? तो धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? धातुओं का राजा जो होता है वो सोना को कहा जाता है। किसको? सोना को कहा जाता है। ये सोना और चांदी दोनों की बात कर ले तो ये आघात वर्धन्य होता है। आघात वर्धन्य मतलब क्या होता है? आघात वर्धन्य मतलब क्या होता है? तो इसको जो होता है वो पीट पीट करके कितना हूं पतला कर दीजिए, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। ये एकदम से पतला होते चला जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। ठीक है। जैसे कि सोना चांदी आप खरीदते हैं तो कितना पतला रहता है ना। फिर भी उसकी रेट जो होता है बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि ये सब कीमती वस्तु है। तांबा क्या हो गया? तांबा की हम बात कर लेते हैं। या झूठा सोना, झूठा सोना, झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? या मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? तो ये कॉपर पाइराइट को कहा जाता है। कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, CuFe2 होता है। ठीक है। कॉपर पाइराइट को क्या कहा जाता है? तो ये मूर्खों का सोना या फिर झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हरा सोना के नाम से किसको जाना जाता है? हरा सोना के नाम से, तो हरा सोना के नाम से चाय को जाना जाता है, चाय पत्ती को। ठीक है। हरा सोना के नाम से किसको? तो चाय पत्ती को। तो आज के बाद अगर आप चाय पीजिएगा तो ये अपने दिमाग में रखिएगा कि हम हरा सोना को पी रहे हैं। ठीक है। और ये जो होता है वो कॉपर पाइराइट किसका अयस्क होता है? तो कॉपर पाइराइट जो होता है वो तांबा का अयस्क होता है। किसका? तो ये तांबा का अयस्क होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस बी वायरस के संचरण के मुख्य कारक है। मतलब हेपेटाइटिस वायरस जो होता है उसके संचरण मतलब हमारे बॉडी में कैसे प्रवेश करता है। क्या दूषित जल पीने से, या दवा की सुई को, यहाँ ऑप्शन कट गया, ठीक है, इसको हम लिख देंगे फिर से, मच्छर को काटने से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा कि दवा की, जैसे कि अधिक मात्रा में जो होता है हम लोग को सुई या फिर दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके कारण जो होता है वो हेपेटाइटिस बी हमारे बॉडी में एंट्री कर जाती है। या फिर ड्रग्स, गैर कानूनी ड्रग्स में क्या होता है, तो उसमें जो होता है वो कई तरह के हानिकारक पदार्थों को मिला दिया जाता है जिससे कि हमारे बॉडी को क्षति पहुंचा सकती है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर गैर कानूनी ड्रग्स का सेवन जो होता है वो नहीं करना चाहिए, तथा अधिक मात्रा में डॉक्टर द्वारा सुई तथा दवा का डोज नहीं लेना चाहिए। सुई तथा दवा का डोज नहीं लेना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, अगर आप लीजिएगा तो फिर आपको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, ठीक है, नहीं लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब को रखा जाता है। क्या परावर्तक के फोकस और ध्रुव के बीच में, या फिर परावर्तक के फोकस के करीब, या फिर फोकस और परावर्तक की वक्रता केंद्र पर, या फिर ये परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, कट गया थोड़ा सा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में जो ये बल्ब जो लगा होता है वो परावर्तक के फोकस के करीब होना चाहिए, जिससे कि हम लोग को आसानी से देख सकते हैं किसी वस्तु को, ठीक है, क्योंकि ये लाइट जो होता है वो सीधे चलती है। अगला कह रहा है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मायोपिया मतलब क्या हो गया, तो ये निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को जो होता है वो हम अवतल लेंस के, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, और इसको जो होता है वो हम उत्तल लेंस के द्वारा खत्म कर सकते हैं इस बीमारी को, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अवतल एवं उत्तल मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। लेंस का कार्य क्या होता है, तो लेंस का कार्य होता है किसी भी वस्तु को या तो बड़ा करके दिखाना है या छोटा करके। ये जो होता है वो पारदर्शक होता है। लेंस कैसा होता है, तो ये पारदर्शक होता है जिससे कि हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो इसका वजन क्या होगा। तो भार बराबर सूत्र क्या होता है, भार बराबर सूत्र होता है m इंटू जी। तो यही पूछ रहा है कि एक पिंड या फिर एक वस्तु का द्रव्यमान मतलब ये कितना भारी है, तो ये 2 किलोग्राम भारी है, तो इसका वजन पूछ रहा है। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, भार कहिए या फिर वजन कहिए, बात बराबर ही है ना। तो एम जो है कितना है, तो ये द्रव्यमान को हम यानी मास, तो इसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो ये एम कितना हो गया 2, और जी का वैल्यू तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि 9.8 होता है। ये जो होता है वो जी, छोटा वाला जी जो होता है वो इसका मान 9.8 होता है, और इसी के कारण जो होता है वो पृथ्वी की सारी वस्तुएं जो होता है वो नीचे की ओर जो है खींचते रहती है, ठीक है। तो 9.8 होता है, तो इसको गुना कर दीजिए, 8 दूना 16 और 9 दूनी 18 19, मतलब 9.6 न्यूटन हो जाएगा। 9.6 न्यूटन हो जाएगा इसका वजन, ठीक है। अगला कार्य 15 नंबर की किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, क्या बल पर या विस्थापन पर, या बल और विस्थापन के बीच कोण पर, या फिर वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो पहले इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं कि कार्य बराबर मतलब W बराबर क्या होता था, एफ डी
क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ये क्या हो गया, ये कार्य हुआ, ठीक है। और ये एफ क्या हुआ, तो ये बल हुआ, मतलब जो बल लगा है। और डी क्या है, तो ये डी जो है वो विस्थापन होता है, डी क्या होता है, तो ये विस्थापन होता है। और ये कॉस थीटा क्या हो गया, तो बल और विस्थापन के बीच की दूरी, बल तथा विस्थापन के बीच दूरी, ठीक है। तो इसमें देखना है कि क्या F बराबर, ये बल लागू बल जो होता है वो क्या हो गया था, बल F को डिनोट कर रहा था, इसमें जो होता है वो कार्य में बल होता है। D जो होता है विस्थापन को डिनोट कर रहा है, जो कि विस्थापन भी इसमें है। और ये जो होता है बल और विस्थापन के बीच कोण, तो ये भी कॉस थीटा है। तो ये 3 गो है, लेकिन ये प्रारंभिक वेग की बात जो होता है हमारे बल के ये कार्य के फॉर्मूले में जो है वो नहीं किया जाता है, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो क्या वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, तो नहीं, क्योंकि इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला कार्य है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते, इसके लिए वह किस प्रकार के ध्वनि का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ को आप देखते होंगे कि ये दिन को ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन ये रात को दिखता है। तो ये जो होता है वो क्यों, तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करता है, या फिर इंफ्रासोनिक या सुपरसोनिक या फिर श्रव्य ध्वनि का। तो ये जो होता है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग करता है। तो ये जो होता है वो इसका रेंज कितना होता है, परास कितना होता है, इसका जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। इसका जो होता है 20,000 हर्ट्ज से, मतलब आवृत्ति से जो होता है वो अधिक होता है। इसका प्रयोग चमगादड़ क्यों करता है, तो ये जो होता है वो शिकार करने के लिए करता है। ऐसा क्यों करता है, तो ये जो होता है वो अल्ट्रासोनिक जो होता है तरंगे को छोड़ता है, और शिकार के लिए ऐसा क्यों करता है, तो ये अल्ट्रासोनिक तरंगों को छोड़ता है, और जब शिकार के नजदीक पहुंच जाता है ना, तो ये जो होता है अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होता है वो आवाज करने लगती है, जिससे इसको पता चल जाता है कि यहाँ जो है वो शिकार, मतलब हम अच्छे तरीके से शिकार कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है, क्या अत्यधिक पॉलिश या अच्छे उत्सर्जक या गैर उत्सर्जक या फिर खराब उत्सर्जक। तो ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक के नियम को किसने दिए थे, तो ये किरचॉफ के द्वारा दिया गया था, किरचॉफ के द्वारा क्या दिया गया था कि अच्छे अवशोषक, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु अगर किसी चीज को जितना ज्यादा सोख रहा है, तो ये उतना ज्यादा उस वस्तु को उत्सर्जित भी करेगा, मतलब कि वो बॉडी से हटाएगा भी। तो क्या हो गया, ये ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ये अच्छे उत्सर्जक होते। जैसे कि आप काला वस्तु की ले लीजिए, कोई काला कपड़ा ही ले लीजिए, तो काला कपड़ा में क्या होता है, काला कपड़ा में जो होता है ये क्या करता है, तो ये जो होता है वो गर्मी को अवशोषित कर लेता है। छाता हम क्यों लगाते हैं, काला छाता लगाने के लिए गर्मी के दिन में बोला जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मानना नहीं है, मतलब ये रियलिटी है कि ये काला छाता जो है वो क्या करता है, तो हमारे सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है। अधिक से अधिक मात्रा में जो होता है वो सूर्य की किरणों को क्या करती है, मतलब जो प्रकाश आती है उसको जो होता है वो अवशोषित कर देती है, और हमारे जो होता है सर पर गर्मी आने नहीं देती, जिससे जो होता है हम लोग जो होता है गर्मी से बच पाते हैं। लेकिन वही काला कपड़ा की बात कर लेते हैं, तो काला कपड़ा क्या कहा जाता है कि गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहनो, ज्यादा गर्मी लगेगा, काहे, क्योंकि उसमें ऊष्मा जब ज्यादा सोखता है तो ऊष्मा ज्यादा निकालेगा भी, ठीक है। काला कपड़ा इसका उदाहरण हो गया, छाता, काला छाता हो गया। इतना तो आसान है कि जितना ज्यादा वो अवशोषित करेगा उतना ज्यादा निकालेगा, ठीक है। अगला कार्य कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है।
आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है आवर्त किसका मान दर्शाता है? क्या परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान या क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम संख्या? तो ये जो होता है परमाणु ये आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता? तो ये जो होता है वो क्वांटम संख्या का मान, आवर्त जो है वो क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। अब हम आवर्त की बात कर लेते हैं कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? आवर्त सारणी सबसे पहले इसमें तत्व को किसने बैठाया था? तो ये आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो ये मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ कब किए थे? तो 1869 ईस्वी में, जिसमें ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त थे? तो आवर्त जो था वो 7 था और वर्ग कितना था? तो वर्ग जो था वो 9 था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? मतलब उसमें थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस किया है। आवर्त तो पहले से तैयार था ही, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज किसने किया? तो ये जो होता वो मोस्ले साहब ने किए हैं, इसीलिए इनको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोस्ले को कहा जाता है। इनके अनुसार जो था वो आवर्त कितने थे? तो इनके अनुसार आवर्त जो थे वो तो 7 ही थे, लेकिन वर्ग कितने थे? तो ये जो था वो 18 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन को छांटिए, गलत कथन की पहचान कीजिए। तो क्या अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है? तो ये बातें सही है, क्योंकि इसके पहले भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो जो भी मेरा क्लास जो होता है वो डेली देखते होंगे, उनको जो है वो ये सब क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगा होगा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ये क्या है? तो ये सही है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये शॉर्ट फॉर्म होता CFC। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता? तो ये जो होता मानव के द्वारा जो है वो उत्पन्न किया जाता है, और ये क्या करता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो हमारे ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार, मतलब ओजोन परत को क्या करता है? तो ये क्षरण करता है CFC। और ये ओजोन परत क्या करता है? तो हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अगर ये ओजोन परत नहीं रहेगा तो डायरेक्ट सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आ रही है वो क्या होगा? पृथ्वी पर पहुंच जाएगी और हम लोग मानव को बहुत ज्यादा क्षति होगा। ठीक है, ये क्या तीसरा नंबर कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत जो होता है बहुत सारे गैसें जाती हैं, खतरनाक गैसें होती है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो होता है वो खतरनाक होती है। ठीक है, और ये ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी को नहीं पहुंचने देता है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरोसिस को हम अस्थि रोग भी कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि फ्लोरोसिस जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या पानी में फ्लोराइड के कारण, या पानी में कीटनाशक, या हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है? तो ये फ्लोरोसिस जो होता है वो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है। क्या होता है? जब लोग गंदा पानी पी लेते हैं तो उसमें क्या होता है? तो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है उसमें, जो होता है गंदे पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे क्या हो जाती है? तो हमारी हड्डियां, अस्थि रोग मतलब हड्डी रोग, हड्डियां क्या होती है? तो कमजोर होने लग जाती है, जिससे सूख जाता है हड्डी जब सूख जाएगा तो आदमी क्या होगा? विकलांग हो जाएगा। तो ये फ्लोरोसिस रोग के कारण क्या होता है? आदमी विकलांग हो जाता है, ठीक है, या दिव्यांग कहिए, क्योंकि इसमें जो होता है वो हड्डियां डिफेक्टेड होता है। क्या होता है? हड्डियां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है फ्लोरोसिस रोग में। तो गंदा संदा पानी आप लोग को नहीं पीना है। ठीक है,
अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है, इनमें से कौन जो है वो थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो थर्मोसेटिंग मतलब क्या हो गया, तो वैसा पदार्थ जिसको गर्म करके दूसरा आकार में नहीं बदला जा सकता है, ऐसे पदार्थ को हम थर्मोसेटिंग कहते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण बेकेलाइट हो गया। क्या हो गया, बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग का उदाहरण होता है। एक होता है मेलामाइन, मेलामाइन भी जो होता है, बेकेलाइट और मेलामाइन, मेलामाइन ये किसका हो गया, तो ये जो होता है वो थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण हो गया, जिसको जो है ये अलग आकार में जो होता है इसको ढाला नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा था इस नंबर कि निम्न में से कौन अपचायक शर्करा है, निम्न में से कौन जो होता है वो अपचायक शर्करा है, कि क्या ग्लूकोज या सुक्रोज या माल्टोज या फिर लैक्टोज। तो ये अपचायक शर्करा जो होता है वो सुक्रोज को कहा जाता है, अपचायक शर्करा जो होता है वो। और अनअपचायक पूछे तो अनअपचायक अनअपचायक शर्करा किसको कहा जाता था, या कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनेलोफेथलीन एक सिंथेटिक संकेतक है, एक सिंथेटिक संकेतक मतलब कृत्रिम संकेतक है, जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में क्या होता है, मतलब इसको जो हम अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा और क्षार में डालेंगे तो क्या होगा। तो ये इसको हम अम्ल में जब डालते हैं तो ये गुलाबी हो जाता है, और क्षार में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, रंगहीन, मतलब कौनो रंगे नहीं देता है ये। ठीक है, ये गुलाबी अम्लीय में हो जाता है और क्षारीय में रंगहीन हो जाता है। अगला कह रहा है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई है, और ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल को अलग कर लिया गया है, मतलब कि इसको चाशनी बनाया गया और ठंडा करके फिर क्या किया गया है, तो ये चाशनी को अलग कर लिया गया है। तो ये इंगित करता है किसको, तो ये भौतिक परिवर्तन को, जिसे उल्टा किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है, और भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन। चीनी उसको पानी में घोला और फिर चाशनी से फिर उसको चीनी के रूप में ले आया, तो ये क्या हो गया, ये जो होता है वो भौतिक परिवर्तन। आप लोग को हम क्या बताए थे कि भौतिक परिवर्तन हम उसको कहेंगे जो एक फॉर्म में बदलने के बाद फिर से वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, दूसरा फॉर्म में बदलने के बाद फिर से ये पहला फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम भौतिक जो होता है वो परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंजेस कहेंगे। ठीक है, और रासायनिक में क्या होता है कि एक बार बदल जाने के बाद जो होता है वो वापस पहला वाला फॉर्म में नहीं आता है। तो ये जो होता है वो भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई अन्य अपघटक को नहीं तैयार किया जा सकता है, बल्कि जो है वो इसको उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, पहला से दूसरा, दूसरा से पहला। तो आज का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो ठीक है, आज यहीं तक। आप लोग को जो होता अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, और मैथ और रीजनिंग तो एकदम इतना बनाइए कि कहना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई होने वाला है। तो आप लोग जो है वो 2 महीना है, आराम से एकदम पढ़िए, इधर उधर चक्कर पकड़ नहीं करना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ये 7-8 साल के बाद निकला है वैकेंसी। तो बस इतना ही, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहीं तक आज। जय हिंद।